आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान भाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। आज हम आरबीएससी क्लास 10th चैप्टर 10 कन्यादान जो कि ऋतुराज के द्वारा लिखी गई कविता है उसके बारे में सप्रसंग व्याख्या करेंगे और साथ ही इसके प्रश्न उत्तर भी हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके कवि का जीवन परिचय जान लेते हैं। कवि ऋतुराज का जन्म राजस्थान के भरतपुर जिले में सन 1940 में हुआ। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में एमए की उपाधि ग्रहण की। उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक अंग्रेजी अध्ययन किया। ऋतुराज ने अब तक के प्रकाशित काव्य संग्रहों में पुल पानी में एक मरण धर्मा और अन्य सूरत नीरत तथा लीला अरविंद प्रमुख हैं। इन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार शामिल हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में यथार्थ से जुड़े सामाजिक शोषण एवं विडंबनाओं को स्थान दिया। इसी वजह से उनकी काव्य भाषा लोक जीवन से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। कन्यादान कविता का सार। प्रस्तुत कविता में कवि ऋतुराज ने माँ और बेटी के बीच होने वाली घटना का वर्णन किया है। जब एक माँ अपनी बेटी को शादी के बाद विदा करती है तो उसे ऐसा लगता है मानो उसके जीवन की सारी जमा पूंजी उससे दूर चली जा रही है। फिर उनका पुत्री मोह उन्हें इस बात से भयभीत करता है कि उनकी बेटी नए घर में जा रही है, कहीं उसे कुछ परेशानी ना हो या उसे कोई अत्याचार न सहना पड़े। इन सब के कारण माँ चिंतित होकर अपनी फूल सी बेटी को भले बुरे का पाठ पढ़ाने लग जाती है, जिसे जीवन में आने वाले दुखों का कोई बोध ही नहीं है। उसने सिर्फ अभी तक कुछ खुशियां ही देखी और उन्हीं के सपने सजाए हैं। अर्थात जब तक किसी लड़की की शादी नहीं होती तब तक उसे घर में एक बच्ची की तरह बड़े लाड़ दुलार से पाला जाता है, परंतु विदाई के वक्त अचानक से वह बड़ी लगने लगती है और उसकी माँ उसे सही गलत समझाने में लग जाती है। अब कन्यादान कविता और कविता का सारांश। कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे दुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने विवाह के समय पुत्री को माँ के द्वारा दी जा रही सीख का वर्णन किया है। तो कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। कवि कह रहे हैं कि कन्यादान करते समय कन्या की माँ का दुख प्रमाणों से सिद्ध, सच्चा और वास्तविक था, क्योंकि वह कन्या ही उसकी एकमात्र पूंजी थी तथा उसी से वह अपना दुख बांटती थी। अर्थात उस माँ के लिए उसकी लड़की ही उसकी पुत्री सब कुछ थी और वही उसके लिए समस्त पूंजी या समस्त संपत्ति थी। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। अब जिस लड़की का वह कन्यादान कर रही थी वह लड़की अभी सयानी, बड़ी या पूरी समझदार नहीं हो पाई थी, अर्थात न तो वह शारीरिक दृष्टि से विवाह के योग्य हो पाई थी और न उसे दीन दुनिया की सही व पूरी समझ थी। अर्थात वह अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे विवाह होने पर मिलने वाले सुखों का कुछ कुछ एहसास था, परंतु कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। अब आगे की पंक्तियों में कवि ने कहा है कि वह लड़की इतनी भोली और सरल थी कि उसे विवाह उपरांत मिलने वाले सुख का कुछ एहसास तो था, परंतु वैवाहिक जीवन के झंझटों और दुखों का उसे पूरा ज्ञान नहीं था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अब आगे पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि उस सुख में छिपे दुखों की उसे पूरी समझ नहीं थी। उसे तो वैवाहिक जीवन के एक अस्पष्ट से प्रकाश का एवं अनदेखे और अनभोगे सुख का एहसास था। अर्थात उसके सामने वैवाहिक जीवन के सुखों का स्वरूप अस्पष्ट एवं मधुर कल्पनाओं से भरा था, जिसके कारण वह सुख जानने की कुछ कोशिश कर रही थी और उसे वैवाहिक जीवन को कुछ तर्कों के आधार पर कुछ सुखमय होने का आभास हो रहा था,
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि वैवाहिक जीवन में मिलने वाले कष्टों एवं दुखों की उस कन्या को पूरी समझ नहीं थी और उसे सुखमय जीवन का स्पष्ट आभास था। इसी कारण उन्होंने उस कन्या को धुंधले प्रकाश की पाठिका कहा है। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। तो अब प्रस्तुत पंक्तियों में वो माँ अपनी पुत्री को सीख दे रही है कि तुम्हें क्या करना है आगे ससुराल में जाकर। तो यही समझाते हुए वह माँ कहती है, माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। तो उस समय कन्यादान करते समय माँ ने बेटी को समझाते हुए कहा कि पुत्री, ससुराल में जाकर तू अपने रूप सौंदर्य पर मुग्ध मत होना, तू अपना चेहरा पानी में देखकर उस पर रीझ मत जाना। अर्थात भाव यह है कि तुम ये मत समझ बैठना कि तुम्हारा रूप सौंदर्य वहां सभी को बांध लेगा। जीवन की वास्तविकता तो कुछ और ही है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अब उसकी माँ आगे उसे समझाते हुए कहती है कि आग पर रोटियां सेकी जाती है, वह आग जलने या मरने के लिए नहीं होती। यह कायरता होती है कि आग का दुरुपयोग होता है या फिर करें। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। अब आगे वह उसकी माँ उस लड़की को समझाते हुए कहती है कि वस्त्र और आभूषणों को स्त्री के लिए शोभाकारक माना जाता है, परंतु वास्तव में यह भ्रम है। अर्थात स्त्री अच्छे वस्त्र एवं कीमती आभूषण पहनकर अपने बारे में गलतफहमी पा लेती है कि ससुराल वाले उसे बहुत प्यार करते हैं, वह इनके लोभ में आ जाती है। लेकिन यथार्थ रूप में देखा जाए तो ये वस्त्र एवं आभूषण स्त्री के लिए बंधन होते हैं और वह इनमें बंधकर मोह या भ्रम से ग्रस्त हो जाती है और इससे वह अपना अस्तित्व भूल जाती है। अब माँ कहती है कि माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब अंतिम सीख देती है उसकी माँ की तुम ससुराल में लड़की बनकर तो रहना, पर लड़की जैसी मत दिखना। अर्थात कोमल आचरण तो करना, परंतु एकदम दुर्बल प्राश्रित एवं दमन चक्र से दबी हुई अबला मत बनना। तुम सहनशीलता के साथ स्वाभिमान से रहना। तो उस प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि वो माँ अपनी पुत्री को यह सीख दे रही है कि अब कभी भी अपने रूप सौंदर्य पर रीझना मत और उसके लिए तुम इतना भ्रम मत पालना कि तुम ये लोग तुम्हारे रूप सौंदर्य पर रीझकर तुम्हें सम्मान देंगे और वहां रोटियां सेकने के लिए तुम्हें आग जलानी होगी, लेकिन आग के लिए मतलब उसका दुरुपयोग कभी मत करना। और जो वस्त्र और आभूषण जो तुमने पहने हैं उनका भी ये मत करना कि उससे मुझे सम्मान मिल जाएगा। ये तो एक भ्रम है, इसलिए तुम हमेशा अपने स्वाभिमान को जीवित रखना और कभी भी अपने कोमल आचरण से उन लोगों का मन तो मोह लेना, लेकिन कभी ऐसी दुर्बल और पराजित मत दिखाई देना जिसके कारण वह तुम्हारी दुर्बलता का दुरुपयोग कर सके। प्रश्न उत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, कवि ने अंतिम पूंजी किसे बताया था? क माँ को, ख लड़की को, ग स्त्री जीवन को और घ आग को। तो इसका सही उत्तर है लड़की को। कवि ने अंतिम पूंजी लड़की को बताया है। दूसरा, दुख बांचना किसे नहीं आता था? क लड़की को। अति लघुत्रात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, कवि ने स्त्री जीवन का बंधन किसे बताया है? इसका उत्तर है कवि ने वस्त्रों और आभूषणों को स्त्री जीवन का बंधन बताया है। प्रश्न नंबर 4, माँ ने लड़की को कैसा न दिखने के लिए कहा है? उसका उत्तर है माँ ने लड़की को लड़की जैसी न दिखने के लिए कहा है, अर्थात लड़की समझकर वे तुम्हें दुर्बलता का परिचायक मानेंगे। प्रश्न नंबर 5, अपने चेहरे पर मत रीझना क्या क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है इस कथन का तात्पर्य है कि अपनी सुंदरता पर मुग्ध न होना। प्रश्न नंबर 6, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? इसका उत्तर है माँ ने अपनी बेटी को लाड़ प्यार से पाला था। उससे दूर होते समय उसे लग रहा था जैसे उसके जीवन की सारी पूंजी उससे दूर हो रही थी। लघुत्रात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना? इसका उत्तर है माँ चाहती थी कि उसकी बेटी स्वाभिमान के साथ जीवन बिताए, उसके मन में लड़की होना किसी प्रकार की हीन भावना उत्पन्न न करे। प्राय लड़कियों को लड़कों की तुलना में दुर्बल और कमतर समझा जाता है। माँ चाहती थी कि उसकी पुत्री कभी अपने को
कमजोर न समझे, वह साहस और आत्मविश्वास के साथ जिए। प्रश्न नंबर 8, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? इसका उत्तर है, माँ ने बेटी को अपने अनुभव से प्रमाणित और व्यवहारिक सीखें दी। उसने कहा कि वह कभी अपने रूप पर गर्व न करे, ससुराल में रूप से नहीं बल्कि बहू के आचरण और संस्कारों से उसे प्यार और आदर मिलेगा। माँ ने सीख दी कि कैसा भी संकट हो वह कभी आत्महत्या करने की बात न सोचे, धैर्य और साहस से परिस्थितियों का सामना करे। माँ ने बेटी को सावधान किया कि मूल्यवान वस्त्रों और गहनों को पाकर वह अधिक खुश न हो, ये नारी को बंधन में डालने वाली वस्तुएं हैं। माँ ने यह सीख भी दी कि वह लड़की होने को अपनी कमजोरी न समझे, स्वाभिमान के साथ जीवन बिताए। प्रश्न नंबर 9, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है, स्त्री जीवन के। उपयुक्त पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, उपयुक्त पंक्ति में कवि ने वस्त्रों और आभूषणों को स्त्री के जीवन को बंधन में डालने वाला बताया है। सुंदर वस्त्रों और मूल्यवान आभूषणों के मोह जाल में फंसकर स्त्रियां अपने जीवन में अनेक अनुचित बंधनों को स्वीकार कर लेती हैं। उनका अपना व्यक्तित्व पुरुषों के हाथ गिरवी रख दिया जाता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है पति प्रधान और पति पार्षदों के रूप में देखा जा सकता है। वस्त्र और आभूषण स्त्री को भ्रमित करने वाले मोहक शब्द मात्र हैं। इनका स्त्री के जीवन में कोई विशेष महत्व नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 10, कन्यादान कविता में माँ की मूल चिंता क्या है? इसका उत्तर है, कन्यादान कविता में माँ की मूल चिंता अपनी भोली सरल स्वभाव वाली और लोक व्यवहार से अपरिचित बेटी के भविष्य को सुरक्षित और सुखी बनाना है। इसलिए वह अपने जीवन में प्राप्त अनुभवों के आधार पर लड़की को ऊंचे ऊंचे आदर्शों और उपदेशों के बजाय समय के अनुकूल ठोस और व्यवहारिक शिक्षाएं देती है। अपनी सुंदरता पर मुग्ध न होना, आत्महत्या के विचार से दूर रहना, वस्त्र और आभूषणों के मायाजाल से बचना और लड़की होते हुए भी लड़की जैसी न दिखाई देना, ये सभी शिक्षाएं माँ की मूल चिंता को ही उजागर करती हैं। निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? इसका उत्तर है, प्राचीन भारतीय संस्कृति में कन्या को पराया धन बताया गया है। माता पिता तो इस पवित्र धरोहर को सुरक्षित रूप में पति को सौंप देने की भूमिका निभाते रहे हैं, परंतु आज तक इस महादान की सारी गरिमा और पुण्य भाव समाप्त हो चुका है। इस दान को देने वाला और लेने वाला दोनों ही इसके मूल उद्देश्य से दूर हो चुके हैं। सच तो यह है कि कन्या के साथ दान शब्द को जोड़ना नारी की स्थिति पर बड़ा व्यंग्य है और उसकी गरिमा को गिराने वाला है। कन्या क्या कोई निर्जीव वस्तु या पशु पक्षी है जो उसे किसी को दान में दे दिया जाए? मनुष्य के दान की कल्पना भी सभ्य समाज में उचित प्रतीत नहीं होती। आज इस दान के साथ न तो वह श्रद्धा है और न ही पुण्य प्राप्ति की इच्छा। कन्यादान विवाह का एक औपचारिक अनुष्ठान भर रह गया है। दान वही सफल माना जाता है जो सुपात्र को दिया जाए। क्या इस शर्त का पालन हो पा रहा है? जब स्त्री स्वावलंबन और सशक्तिकरण की बातें हो रही हैं, तब कन्या का दान किया जाना एक मजाक से अधिक क्या कहा जा सकता है? अतः अपने मूल भाव और सार्थकता को खो चुके इस शब्द को या तो व्यवहार से बाहर कर देना चाहिए या फिर इसे समयानुकूल बना देना चाहिए। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। क, माँ ने कहा पानी में झांककर जलने के लिए नहीं, और ख, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। उक्त पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या के लिए आप हमारे व्याख्या भाग में पद्यांश का अवलोकन करें। पिछली स्लाइडों में मैंने इनका व्याख्या की है, वहां आप देख लेना। इसी के साथ हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।